नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। 27 सितंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 नेताओं को दायित्व बांटे थे। अब सबकी निगाहें टिकी हैं दायित्व बंटवारे की दूसरी सूची पर। भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द इसका बड़ा तोहफा मिल सकता है, जिसके संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने नवरात्र में सरकार के कई विभागों में खाली चल रहे पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने के संकेत दिए हैं। कुल 4 सूचियां हैं, जिसमें से दूसरी सूची किसी भी समय जारी हो सकती है। यानी दीपावली तक कई नेताओं को दायित्व का तोहफा देने का सरकार और संगठन का प्लान है। उसके बाद अन्य सूचियों के लिए सरकार और संगठन के बीच में बैठक जो है वो होगी और उसमें नाम तय किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस नई सूची में किसे किसे जगह दी जाती है। तो पहली 4 सूचियां हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करेंगे। सर, ये सूची 10-10 लोगों की होगी या इसमें कुछ संख्या बढ़ सकती है? नहीं, बढ़ भी सकती घट भी सकती है, लेकिन सूची अभी 4 सूची निकालने का 3 और एक निकल चुकी, 4 सूची निकालने का ऐसा एक प्रकार से मोटा-मोटा निर्णय सोचा गया। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जब भी, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, एक लिस्ट तो उसकी जारी हो चुकी है। साथ में जो अन्य कार्यकर्ता हैं सीनियरिटी के हिसाब से जो एक नियमावली जो बनाई जाती है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व जो केंद्र का नेतृत्व है वो सभी बैठकर जो है कमेटी जो है तय करती है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि किसके नाम पर ये मुहर लगेगी। और आज बिल्कुल निश्चित रूप से कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं उनको सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, उनको ज़रूर तोहफे मिलेंगे, ज़रूर उनको इसका इनाम मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिन्हें देश के प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर विश्वास किया है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो नारा पूरे विश्व के लेवल पर उन्होंने दिया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नहीं 10 लोगों को जिस तरह से दायित्व दिए हैं और उनमें सबके सब जमीन से जुड़े हुए हैं। मैं तो दरवेश हूँ, इसी तरह से सारे लोग जो हैं वो दरवेश टाइप के हैं। वो ज़मीन से जुड़ के यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का वो भलाई के लिए काम करेंगे, उनके लिए जो उनकी समस्याएं उसका समाधान करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे के सारे ऐसे ही लोग होंगे जैसे आपने 10 लोगों को देखा। निहायत उम्दा आदमी हैं और वो अपने अपने कामों में लग गए हैं, देवभूमि की सेवा में लग गए हैं। आने वाले जो लोग होंगे वो भी ऐसे होंगे। किस किस को तोहफा दिया जाएगा दायित्वों का दिवाली से पहले? ऐसा माना जा रहा है कि जो दूसरी सूची है दायित्व बंटवारे की वो जल्द ही जारी हो सकती है, यानी कि त्योहार से पहले, दीपावली के त्योहार से पहले ये दायित्वों के जो है बंटवारा हो जाएगा। पहली सूची पहले ही जारी हो चुकी थी, 27 सितंबर 2023 को पहली सूची जारी की गई थी। 10 नाम उसमें शामिल किए गए थे। ऐसा ये माना जा रहा है कि 10-10 नामों की 4 सूचियां बनाई गई हैं पहले चरण में। जैसे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हमने सुना, उन्होंने कहा कि पहले चरण में 4 सूचियां हैं, उसके बाद जो दूसरे चरण की जो बारी होगी उसमें बैठक की जाएगी सरकार और संगठन के बीच में और ये तय किया जाएगा कि आखिर किसे दायित्व मिलने चाहिए। तो अब नजरें सबकी दूसरी सूची पर टिकी है कि आखिर वो कौन से नेता होंगे और क्या क्राइटेरिया इस दूसरी सूची में जो है अपनाया गया है, किस लिहाज से यहाँ पर दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा। ऐसा कहा गया कि पहली सूची में कुमाऊं मंडल के जो नेता थे उन्हें तवज्जो दी गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरी सूची है उसमें समन्वय बिठाते हुए, बैलेंस बनाते हुए यहाँ पर गढ़वाल मंडल के नेताओं का इस बार जो है वो पलड़ा भारी होगा। तो बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। उन नेताओं को भी दायित्व देने की कोशिश है जिन्होंने काम बेहतरी से किया है पार्टी के लिए। तो तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन परसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ
जो है सुनीता प्रकाश जी, कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़ी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, क्या कहेंगे? दूसरी सूची पे निगाहें सबकी टिकी हैं कि आखिर कौन वो 10 नेता होंगे जिन्हें इस नई सूची में शामिल किया जाएगा? जी, सरकार की मशीनरी को कारगर बनाने के लिए और जनता की सरकार तक और सरकार की जनता तक पहुंच आसान हो सके, इसलिए सरकार प्रतिनिधि चुनती है और इस हिसाब से नहीं चुनती कि किसी को सुविधा दी जाए, किसी को ऑब्लाइज किया जाए, ताकि सरकार के जो जनहित के कार्य हैं वो सुचारू रूप से हो सके, कारगर तरीके से हो सके, इसलिए प्रतिनिधियों को चुना जाता है। जी। और बहुत सोच विचार के जो पात्र सही हैं उनको उस जगह पर स्थान दिया जाता है ताकि वो सरकार के कामों को जनता तक अच्छी तरह से पहुंचा सके और करवा सके। तो इसी सूची में पहले कुछ नाम आए हैं और बहुत जल्दी, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि 1-2 दिन के अंदर एक सूची और आ सकती है, ऐसी और सूचियां बनी हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे होगा वो जारी की जाएंगी। बिल्कुल। सुनीता प्रकाश जी, आप क्या कहेंगी? आप पहली सूची आपने देखी थी 10 नामों की, अब दूसरी सूची पे सबकी निगाहें हैं। देखिए, महेंद्र भट्ट जी का पार्टी को एकजुट रखना जरूरी है। उनको दायित्व है कि उनका कर्तव्य है कि वो पार्टी को एकजुट रखे, इसलिए वो कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए समय समय पर ऐसा बयान देते हैं और हर त्योहार में वो कार्यकर्ताओं को पद बांटने का उपहार देने की बात करते हैं। लेकिन जैसे त्योहार खत्म हो जाते हैं तो इनका जो ये वक्तव्य ये भी खत्म हो जाता है। देखिए, मेन मुद्दा इस समय पे कैबिनेट विस्तार का है। ज्यादा जरूरत जो है जनता को कैबिनेट विस्तार की है। मुख्यमंत्री जी के पास ढेरों सारे विभाग हैं जिनको वो देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड में तो, राज्य में तो है ही नहीं, वो राज्य से बाहर ज्यादा रह रहे हैं, तो उनका ज्यादा कैबिनेट विस्तार की जरूरत है मेरे ख्याल से। और ये जो आप कह रहे हैं कि इस राज्य का जो जनता का जो है काम इसमें हल होएगा, लेकिन जनता के काम हल होने से ज्यादा मेरे ख्याल से वित्तीय भार, ये कर्ज पर चलने वाली सरकार के ऊपर जो भार पड़ेगा, इन दायित्वधारियों का जो खर्चा है उठाने का, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो जो है इनको कैबिनेट विस्तार करना चाहिए और बाद में राज्य आप पद बांटने की बात करें। सब मेन बात ये है कि इस टाइम पे हमें हमारे राज्य को जो है जरूरत है भू कानून की। उसके लिए आपको किसी जरूरत नहीं है किसी को दायित्व देने की या काम रोकने की। हमारा राज्य मांग रहा है भू कानून, हमारा राज्य मांग रहा है 1950 का मूल निवास, हमारा राज्य मांग रहा है लोकायुक्त, हमारा रोजगार महंगाई से छुटकारा मांग रहा है, बेरोजगारी से छुटकारा मांग रहा है। जो इस पे मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को और महेंद्र भट्ट जी को सिफारिश करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि राज्य की जो नीड है, जो जनता को जो चाहिए उस पे ध्यान दे, उनको लाने की जरूरत है। इन्होंने कहा था कि यूसीसी लेके आएंगे, कहाँ चला गया? कहाँ 30 जून की बात चल रही थी और अब जो है आप अक्टूबर चल रहा है, लेकिन इनका यूसीसी अभी तक नहीं आया। तो ये सिर्फ जो है जनता का मेन मुद्दे, मुख्य जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का जो इनका ये काम चल रहा है कि समय समय पे ये इस तरह का जो बयान देते हैं कि ये दायित्वधारियों को, मेरे ख्याल से दायित्वधारियों को आपको रोका किसने है दायित्व देने से? आप इतना प्रचार प्रसार करने के बजाय जल्दी से जल्दी इनको दायित्व दें, लेकिन क्योंकि इनको डर है कि अगर इन्होंने एक साथ लिस्ट निकाल दी तो इनकी खुद पार्टी में जो है सिर्फ डबल हो जाएगी, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो इनसे नाराज हो जाएंगे और लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है 24, तो मुझे लगता नहीं है कि इतने जल्दी इच्छा शक्ति इनके अंदर इतनी है कि इतने जल्दी लिस्ट को निकाल देंगे ये लोग, क्योंकि इनके सामने इस समय चुनाव, जैसा कि आप लोग भी कहते हैं कि इनका रात दिन सपने में भी ये लोग चुनाव जीतने का ही सपना देखते हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि 24 तक की इस तरह की गलती करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता नाराज होंगे तो किस तरह से फिर चुनाव में जाएंगे। तो ये सिर्फ एक सिगुफा और कार्यकर्ताओं को खुश करने का एकमात्र इनका जो है, ये हर बार ये इस तरह का सिगुफा छोड़ते हैं और ताकि इनके कार्यकर्ता खुश हो जाते हैं, उसके बाद में ये भूल जाते हैं। आप देखिए ना कि प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बाद भी इनका इतना इच्छा शक्ति इनके अंदर नहीं है, मुख्यमंत्री जी के अंदर नहीं है कि फट से फट जल्दी से जल्दी दायित्व जो है बांट दे, जल्दी से कैबिनेट विस्तार कर दे, जल्द से जल्द ये लोकायुक्त ले आए, जल्द से जल्द ये भू कानून ले आए, राजधानी कम से कम गैरसैंण बना दे। कुछ भी इनका 6 साल में कुछ भी इन्होंने नहीं किया और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले समय पे कुछ करने वाले हैं। तो जो है इनको मेरे ख्याल से अनुभव की कमी, प्रचंड बहुमत तो इनको मिल गया है, लेकिन इनको सरकार चलाने का जो अनुभव है वो बहुत कम है, क्योंकि सरकारी कांग्रेस से ले जाए जो इन्होंने तो तोड़ के जो नेताओं के ले गए हैं, इन्होंने मंत्री बनाया है, उन्हीं से इनकी सरकार चल रही है। अगर वो भी वहां नहीं हो तो मेरे ख्याल से ये लोग करेंगे क्या, वो मेरी समझ से परे है। बिल्कुल सुनीता जी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अनुभव नहीं है, लेकिन जो अनुभव
जिनके पास है वो तो विपक्ष में इस वक्त बैठे हुए हैं और उबरने की अभी भी कोशिश की जा रही है। बहरहाल सुभाष झा जी, आप क्या कहेंगे? जो सुनीता जी ने कहा कि ये शगुफा है, कुछ नहीं होने वाला है, आप भी इसे उसी तरीके से देखते हैं? आपको भी उम्मीद है कि दिवाली से पहले जैसा कहा जा रहा है दायित्व का बंटवारा होगा? नहीं, मैं आपके बातों पे आता हूँ, लेकिन एक बात बोलना जरूरी है। सुनीता जी के पार्टी के पास तो अपार अनुभव है और बड़ा लंबा अनुभव है, तो मुझे लगता है कि अभी तक इनके समय में भू कानून इन्होंने क्यों नहीं लाया, इनके समय में गैरसैंण की राजधानी इन्होंने क्यों नहीं बनाई। ये सारे सवाल इन पर भी आते हैं, ये सारी उंगलियां इन पर भी उठती हैं, इन पर भी उठती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि ये सारा ठीकरा भाजपा के सर फोड़ना है, तो खैर ये अलग बात है, उनका ये रोल है, होना भी चाहिए एक बार जी। अब रह गई ये बात जो उन्होंने कहा कि ये जो है शगुफा है, शगुफा अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि भाजपा के पास अगर एक भी आदमी को इन्होंने नहीं बनाया होता तब तो ये शगुफा था। और ये शगुफा, इससे मैं आधा इनसे सहमत हूं कि ये शगुफा भाजपा छोड़ती रह रही है। जब भी दीपावली दशहरा आएगा तो हमारे कई मित्रों के फोन आने शुरू हो जाएंगे कि भाई साहब आपके पास क्या खबर है, हमारी नाम चली गई है उसमें क्या। तो इस तरह के चलते रहते हैं। तो वो तो खैर भाजपा का अपना मैकेनिज्म है, वो भाजपा अपना मैकेनिज्म करती है। दूसरी बात, जो नवीन जी का एक आरोप इन पर भी बनता है कि चूंकि इनके यहाँ जो बातें होती हैं वो सारी चीज़ें जो घटना होती है या तो ये ऐतिहासिक होता है या मास्टर स्ट्रोक होता है। तो अगर छोटी घटना को भी मास्टर स्ट्रोक बताना है तब तो प्रचार करना पड़ेगा, तब तो उसके ढोल नगारे बजाने पड़ेंगे। तो ये भाजपा की अपनी कार्यशैली का उसका स्टाइल है, उस स्टाइल से भाजपा अपना काम करती है। रही बात शगुफा की, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि अब भाजपा के नाक का पानी जो है उससे ऊपर निकल चुका है और भाजपा को अब कार्यकर्ता जो है भीतर बिल्कुल बागी मूड में है। इसलिए भाजपा उस मैकेनिज्म के तहत अब भाजपा चाहती है कि नहीं, हम इस काम को जल्दी से जल्दी कर दें। अब इसकी अंदरूनी दबाव ये है कि कोई नाखुश न हो जाए, कोई खुश न हो जाए, किसको कुमाऊं से रखें, किसको गढ़वाल से रखें, ठाकुर कितने होंगे उसमें, ब्राह्मण कितने होंगे उसमें, दूसरे ओबीसी अल्पसंख्यक कितने होंगे। ये सारा मैकेनिज्म इन लोगों का अपना चल रहा है, इस उधेड़-बुन में ये लोग लगे हुए हैं। और इसी उधेड़-बुन के बीच अभी चूंकि इंटरनेशनल समिट होना है, बिजनेस समिट होना है दिसंबर में, उसकी भी तैयारी सर पे है। अच्छा, उसकी तैयारी में भी कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं कि उन लोगों को नहीं रखा गया। अभी आज एक डिबेट में था, तो आज इनके प्रवक्ता जयपेंद्र जी ने घोषणा कर दी कि 2 कैबिनेट मंत्री बहुत जल्द जो है आ जाएंगे उत्तराखंड में, वो आपको दिख जाएगा। तब 4 में से कम 2 तो इनके प्रवक्ता ने ऑफिशियली कहा कि 2 कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे। तो मुझे लगता है अब काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल, जो मूल सवाल है, उस पर नवीन जी आएंगे और नवीन जी बताएंगे कि आखिर अब तक जो आपने राज्य मंत्री नहीं बना रखा था या दर्जाधारी दायित्वों का जो बंटवारा आपने नहीं किया था, तो अगर ये उत्तराखंड का नुकसान था तो इतना दिन से ये नुकसान आप क्यों देख रहे थे? और अगर इससे उत्तराखंड को फायदा है तो इसका मतलब इतने दिनों तक आपने उत्तराखंड को इस फायदे से वंचित रखा जानबूझ करके या अपनी लापरवाही में। तो ये दोनों ऑब्लिगेशन आप पर बनता है। और अगर ये गैर जरूरी चीज है, अब जैसे कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है खर्चों में कटौती करेंगे, तो ये खर्चे में कटौती करना और ये दायित्वधारियों को, दर्जाधारियों को बहाल करना, वो भी सुन रहे हैं कि 138 की सूची है, 108 की सूची है, अब कितनी सूची है यही बताएंगे। लेकिन जो भी सूची है, ये राज्य पर जो भार वहन होगा तो उसका इजाफा क्या उस जो मुख्यमंत्री के कटौती की घोषणा थी उससे इसका कहीं मेलजोल है क्या, समानता है कहीं? जी, ये बताएंगे नवीन जी। ये कई सारे सवाल हैं नवीन जी, और सुभाष झा जी की बात से ही सुनीता जी के सवाल को भी जोड़ूंगी, जो कहा गया कि अभी तक ये इस बात से वंचित क्यों था प्रदेश, अगर ये जिम्मेदारियां देनी ही थी पहले क्यों नहीं दी गई, और अगर ये खर्चे में इजाफा कर रहा है तो अब क्यों बांटे जा रहे हैं। दूसरा, सुनीता जी ने ये कहा है कि आप लोग जो है शिगुफे छोड़ते हैं, और सिर्फ टव्वल की जो बात उन्होंने कही है वो कितनी सच है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, सुभाष जी ने एक बात और कही थी, इनका तो मैं जवाब दूंगा ही दूंगा 2 बातों का। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अंदर काफ़ी रोष है और कार्यकर्ता बागी हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं और बहुत क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है, संगठन बहुत अच्छी तरह चल रहा है। अब बात आती है कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई सरकार खर्च की कटौती भी करनी है, बात भी सही है। हमारा प्रदेश सभी जानते हैं कर्ज में डूबा हुआ है शुरू से ही, उसको भी उबारना है कर्ज से। लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और ये समिट भी उसी के तहत हो रहा ताकि यहाँ पर उद्योग धंधे लगे और रोजगार बढ़े। जब सरकार बनती है, सरकार का गठन होता है, तो उसकी प्लानिंग होती है, कुछ टाइम प्लानिंग में जाता है, फिर प्लानिंग को
इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, और जब प्लान एग्जीक्यूट होता है उस वक्त पर रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ते हैं। 5 साल में तो सरकार चली जाती है, 5 साल में तो नहीं, आपको तो 7 साल में 2022 जा में रहे बनी हैं सरकार ने, 2022 एक ही साल हुआ अभी। कब प्लानिंग करेंगे, कब आप सरकार को, कब आपकी सरकार काम करेगी, ये बताइए ना। आप मुझे बताइए, नगर निकाय के चुनाव, नहीं, वो पिछली सरकार की बात नहीं, अलग अलग सरकारों में अलग अलग होता है। जब सरकार गठन होते हैं तो दायित्व भी दोबारा बांट दिए भाजपा की सरकार, दोबारा- मंशा तो एक ही रहेगी नहीं, हमेशा बिल्कुल नहीं। सदैव। जब भी सरकार कोई नई सरकार बनती है, नई प्लानिंग बनती है, लेकिन सरकार की हर साल की प्लानिंग होती है। सुन लीजिए जरा, 6 साल में सारी प्लानिंग हुई, बट जब सरकार नहीं बनती, सुनीता जी, जब सरकार नहीं बनती है तो नई प्लानिंग होती है। हर साल बजट बनता है, आपको पता है। यहाँ पर आपकी सरकारों ने जो गड्ढे बनाए हैं उनको भरना भी जरूरी है, जो घोटाले आपने किए उनका भी निदान करना जरूरी है। जिस वजह से उत्तराखंड की बर्बादी हुई, कांग्रेस उत्तराखंड की बर्बादी में जिम्मेदार रही है, आपको मानना पड़ेगा। बहस करके कोई फायदा नहीं है। आपने यहाँ पर जो बर्बादी की है, आराम से एक एक करके बोलिए प्लीज, उस अपनी बर्बादी बात को रखिए, देखिए, एक एक करके अपनी ऐसे बात बोलिए, रखिए। समझ ठीक में है, आएगा। नवीन जी। पिरसाली जी, 6 साल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका नेतृत्व एक है। अगर हम सेंटर बिल्कुल। की बात करते हैं, वहां से आपकी नीतियां बनती हैं, तो नीतियां हमेशा सदैव एक रही है। लीडरशिप इस प्रदेश में चेंज हुआ आप भी देखिए, क्या वही मंत्रिमंडल वही रहेगा जो पिछली सरकार में था? मंत्रिमंडल चेंज होता है, दायित्व चेंज होते हैं। ये सारी प्लानिंग, मैंने कहा ना, जब प्लानिंग बनती है, प्लानिंग के बाद जब एग्जीक्यूट होने की बारी आती है, इंप्लीमेंट होने की बारी आती है, उस वक्त रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं। और उसी रिसोर्सेज के तहत अब समय आ गया है जब हमें अपने प्रतिनिधि चुनने हैं सरकार के काम को और तेजी से करने के, क्योंकि सरकार का काम फैल रहा है, गति और उसका विस्तार बढ़ाया जा रहा है काम का, तो उसमें दायित्वधारी चाहिए। और ऐसे समय तक अगर अभी तक हमने फिजूल खर्ची को बचाया है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कांग्रेस को भी और सभी को। हमने फिजूल खर्ची को बचाया है। एक दो मंत्रियों की अगर आवश्यकता नहीं थी तो हमने उसको नहीं दिया है। सारे विभाग, मुख्य विभाग चल रहे हैं और सरकार का कामकाज बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और लेकिन जब जरूरत, अगर अब जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अपना दायरा बढ़ा दिया, मुख्यमंत्री जी ने दायरा बढ़ा दिया, अब जरूरत पड़ी तो उसको भी विचार किया जा रहा है। मंत्री विभागों का दायरा क्यों बढ़ा है? पिरसाली जी, एक छोटी सी बात बताइए। सुनीता जी, एक मिनट, आपके पास आऊंगी मैम, एक मिनट आपके पास आऊंगी। नवीन जी, आपने कहा यहाँ पर आपने जिन मंत्रियों को नहीं देना था, लेकिन अभी भी आपको पता है कि 4 पद खाली हैं, 2 पहले से रिक्त चल रहे थे, 2 अभी खाली हुए। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं थी और आप लोगों ने नहीं किया। उसकी जरूरत है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे, ये सवाल है। पहले उतनी जरूरत नहीं थी। एक मंत्री जी हमारे अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई, उसकी वजह से भी मंत्रिमंडल खाली रहा। लेकिन अब मैंने कहा ना, अब मुख्यमंत्री जी ने अपना दायरा, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस किया है, विकास की तरफ फोकस किया है। जब फोकस आपका बढ़ता है, 360 डिग्री फोकस आपका होता है, तो उसमें रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। तो उस बढ़ते हुए रिसोर्सेज में जो हमें आवश्यकता है उसको फुलफिल किया जा रहा है। और उसी दिशा में हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अपना बयान दिया है कि जल्द ही एक लिस्ट आ रही है दायित्वधारियों की, और उसके बाद मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो रहा है जिसमें विचार चल रहा है। और संगठन भी अपने सुझाव सरकार को दे रहा है। वो सरकार के विशेषाधिकार में आता है कि मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जी द्वारा मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ये संगठन तो नहीं कर सकता, लेकिन जिसमें संगठन और सरकार का समन्वय करके जो बेहतर जनता के हित में हो सकता है उसको सरकार भी कर रही है, संगठन भी कर रहा है, पार्टी पूरी तरह से कर रही है। लेकिन नवीन पिरसाली जी, आपने फिर बोला था हमारी पार्टी अनुशासनात्मक पार्टी है और ऐसे में सिर्फ टवल की कोई स्थिति नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि पहली सूची जब जारी हुई थी, कई नेता ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारा नाम जो है पहली सूची में होगा। आपकी पार्टी जो है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाती है, आपके पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं और सबसे लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आपके वहां पे ऐसी इच्छा रखने वालों की संख्या ज्यादा होगी कि हमें भी दायित्व मिल जाए, हमें भी दायित्व मिल जाए, ऐसे में सिर्फ टवल नहीं होगा? नहीं, ऐसा मैं यही तो बोल रहा हूं। देखो, ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टवल होगा, यही तो अनुशासन है। अगर यही कांग्रेस या दूसरी पार्टी में होता तो पार्टियां बिखर जाती, खत्म हो गई आज कांग्रेस इसी वजह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर इसका असर इसलिए नहीं पड़ता कि सभी अनुशासित हैं और उनमें से जो बेहतरीन होते हैं, जो पुराने होते हैं, उनको दिया जाता है। और अब 100 आदमी हैं, 5 पद हैं, तो 5 को तो दिया जाएगा, 100 को तो दिया नहीं जा सकता। इसलिए उसमें बड़ी प्लानिंग के साथ सोच विचार करके, मंथन करके वो 5 आदमी नियुक्त किए जाएंगे। बाकी सब कार्यकर्ता अपना काम करते रहेंगे, फिर उनका नंबर आएगा। अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है, तो सरकार में भी लोग रहते हैं पार्टी के, और सरकार के बाहर भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, तब सरकारें चलती है, तब भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार एक चलती है। जी सुनीता जी, यहाँ पर आपने सवाल उठाए थे, कई तरीके के सवाल आपने उठाए कि आपने राजधानी क्यों नहीं बनाई गैरसैंण, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अब आप इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हैं, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो सुभाष झा जी ने आपसे सवाल किया था कि जब आप लोग सत्ता में थे उस वक्त इन मुद्दों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, अब क्योंकि आप विपक्ष में हैं इसलिए प्रेशर भाजपा पे ज्यादा है?
देखिए मैंने जैसा कहा जहां जी को भी कि हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं थी। यहाँ पे केंद्र में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इनको तकलीफ कहाँ है? हमारी तो जोड़ तोड़ की कई तो कमी विधायक कहाँ है दूसरी सुनीता जी, पार्टी के कहीं थे, बता तब दीजिए जाके ना, बनाए कमी थे। कहाँ है? आपकी गैरसैंण को राजधानी, गैरसैंण को जब जिस बहुमत से आप देखिए, सरकार चला रही थी, उसी बहुमत से आप गैरसैंण को राजधानी भी घोषित कर सकती थी। अगर नहीं किया तो जनता ने हमें विपक्ष में उठाने का काम किया ना, इसलिए जनता ने आपको उठाया कि आप भी वही काम करिए जो कांग्रेस ठीक ने है, किया। जो काम आप चाह रहे हैं, जनता ने मतलब कांग्रेस अपनी इस गलती को मानती है। आप मान रहे हैं ना उस गलती को? मतलब कांग्रेस अपनी इस गलती को मानती मानती आप है। इस गलती को मान रहे हैं ना? इसे लॉक किया जाए। गलती मानने की बात नहीं है, जनता सर्वोपरि है, जनता ने आप पे विश्वास जताया है, आपको जनता के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, हम कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं सुनीता जी। हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के लिए काम कर रहे हैं, ना कि कांग्रेस के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को इसमें बोलने का ज्यादा कोई मतलब नहीं। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दायित्व भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनेंगे, तो आप क्यों कर रहे हैं? वो कानून भी आएगा, यूसीसी भी आएगा, सब आएगा, सब आएगा। उत्तराखंड बनाना देश का पहला राज्य जहां पर नकल विरोधी कानून बना। ठीक है सुनीता जी, नकल विरोधी कानून बनने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना इस देश का। ठीक है, फिर साली जी अभी दायित्व पर बात हो रही है, लेकिन सुनीता जी आपने जिस सिर्फ डबल की ये बात आपको अब याद आ रहा है? अब विपक्ष में बैठ के याद आ रहा है? अब याद आ रहा है आपको? विपक्ष में बैठ के इतनी साल सरकार चलाई, अब याद आ रहा है आपको? अब याद आ रहा है सुनीता जी, अब याद आ रहा है? तो अच्छा याद तो आया, याद आया आपको? निकाला हुआ आप ही का है। बात सुनने तब आपने कहा क्या, क्यों घूमती थी स्मृति ईरानी सैंडल लेकर, सर पे लेके घूमती थी? तब विपक्ष का काम क्या चुप होना होता है क्या? तब स्मृति ईरानी सैंडल लेके घूमती थी, तब 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। बल्कि गलत है, आपको खबर नहीं, 922 रुपए का सिलेंडर है। अपडेट कर लीजिए, 922 रुपए का सिलेंडर, कल पूछ लेना, 922 रुपए का सिलेंडर है। तब की और अब की इन्फ्लेशन में कितना अंतर है? कितना इन्फ्लेशन हो चुका तब से? राजधानी कब देंगे आप? आपने प्रचंड आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो आप चुप बैठे थे। 2024 से पहले कुछ तो तोहफा मिलना था सर। आप बिल्कुल, ये विपक्ष का हक है, और जो हम आपको याद दिला रहे, जनता ने आपको, लेकिन आपको सुनीता जनता ने जी, प्रचंड बहुमत की सरकार दी है। सवाल है, आपका छोटा सा फर्ज बनता सवाल है जनता के प्रति। सुनीता जी, ना कि छोटा आप सा इलेक्शन सवाल करने है। के लेकिन ये भी तो है ना ऊपर कि आपको समझ आ रही है अब आपको राष्ट्र- समझ आ रही है ना उत्तराखंड के मुद्दे अब नजर आ रहे हैं। तब कहाँ थे जब सत्ता में थे? तब कहाँ थे जब सत्ता में थे? मुद्दे कहाँ गए आपके जब सत्ता में थे आप? तब कहाँ गए मुद्दे? तब मुद्दे कहाँ गए? तब तो बंदरबाट हो रही थी पूरी, तब भ्रष्टाचार चरम पर था, जनता अपना उत्तराखंड की फैसला बर्बादी हो रही सुना थी। रही है। धोखे भाव आपने दायित्वधारी बनाते थे, कांग्रेस से कल्चर है आरोप धोखे करने भाव का बनाना। समय नहीं भारतीय है। जनता पार्टी सुनीता जी, प्रदेश के साली रिसोर्स जी, को एक बर्बाद मिनट, नहीं आपको करेगी। रोकना चाहूंगी मैं, आपको रोकना भारतीय चाहूंगी। जनता पार्टी सुनीता जी सवाल देश के सुनिए। रिसोर्स की बर्बादी को नहीं होने देगी, मैम, नहीं करेंगे बर्बादी। सुनीता जी, हम आप जनता के सवाल पैसे की सुनिए। बर्बादी ठीक है। कांग्रेस की तरह नहीं करेंगे, ठीक है, एक मिनट हम नहीं करेंगे। जनता ने आपको सर पे बिठाया है, ये इस आपको वजह से कि हम बताएगी जनता ना, के आपको पैसे पता का चलेगा। बर्बाद हम आपको आधार नहीं कर सकते, इसका दें। सदुपयोग ठीक है, करेंगे। हम सुनीता कांग्रेस जी, के सुनीता कल्चर जी, नहीं है। आपने जो सवाल पूछे थे, आपने जो सवाल पूछे थे सुनीता जी, आपने जो सवाल पूछे थे उनके जवाब आपको कहीं ना कहीं मिले हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप जिस अनुशासनहीनता की बात कर रहे थे, जिस सिर्फ फुटअव्वल की बात कर रहे थे, उसका आरोप तो कांग्रेस पर भी लगता था। लेकिन कांग्रेस कैसे बीजेपी को फिर ये बात कह सकती है कि आपके पास सिर्फ फुटअव्वल है, जबकि 2024 से पहले अभी खुद ही कांग्रेस की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। देखिए दिव्या जी, इनके पास तो ये देखिए कि इनके पास कार्यकर्ताओं की कितनी कमी है, तभी तो ये हर किसी पार्टी के नेता को, सारे कांग्रेस के नेताओं पे ले जा रहे हैं। आज सरकार कांग्रेस के नेता चला रही है, इनके पास है कहाँ कि कांग्रेस के नेताओं को ही मंत्री बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं की चिंता कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है, इन्होंने सारे कांग्रेस हमारे के काम मंत्री की बनाए तारीफ हैं। आपके विधायक भी कर रहे ले हैं। गए हैं और कांग्रेस के लोगों सुनीता को जी, मंत्री हमारी बना दिया काम की तारीफ कार्यकर्ताओं की आपके चिंता नहीं लेते हैं, इनको क्या, सर, ऐसे जो इनके यहाँ जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है उनको ना, इनको मंत्री बना करके इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को मंत्री बनाया। आज सरकार में इतने सारे मंत्री के कांग्रेस के हैं, ये कहाँ की बात करते हैं? इनके पास नेता होते तो क्या अपने नेताओं को, या इनको चिंता होती है अपने कार्यकर्ताओं की? अच्छा, आप एक बात बताइए सुनीता जी, कांग्रेस अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सामने कहां देख रही है इस वक्त 2024 के? क्योंकि हमने देखा है कि आप लोग साइलेंट वॉर की रणनीति पे, साइलेंट फाइट की रणनीति पे चल रहे हैं। कितना कारगर आपको लगता है ये साइलेंस काम आएगा आपका? दिव्या जी, हम बिल्कुल साइलेंस नहीं है। आपको बता देते हैं कि बहुत सारे मुद्दे, जैसे मैंने भू कानून, लोकायुक्त 1950 का, महंगाई, बेरोजगारी कितनी है कि बच्चे भी आज धरना पर बैठे हुए हैं। महंगाई कितनी है कि महिलाएं तरस से, कानून व्यवस्था,
कानून व्यवस्था कांग्रेस पूरी आपकी तरह से जिम्मेदारी बेरोजगार है। हो चुकी है। उत्तराखंड में 8 लाख कौन कांग्रेस के गरीब व्यक्ति मैं आपको बताना गरीबी चाहती रेखा हूँ से कि ऊपर उठ चुके हैं। आप इसमें ठीक है जी, कानून एक-एक व्यवस्था करके बोलिए। कितनी ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं लोग, मंत्रियों को लगाम नहीं कस पा रहे हैं ये लोग, अधिकारियों पे काम नहीं करवा पा रहे हैं ये लोग। आज इनको निकाय चुनाव क्यों पीछे करने पड़ रहे हैं? नवंबर में इनका कार्यकाल खत्म होने वाला, दिसंबर में कहा इनकी चर्चा तक नहीं है इनके यहाँ निकाय चुनावों की। और फिर ये बात करते हैं कि ये काम कर रहे हैं राज्य के लिए। अरे राज्य को कितना ये गर्त में और कर्ज में डुबोएंगे? सिर्फ अपने अपने घूमने फिरने में मुख्यमंत्री जी भी बाहर इन्वेस्टर समिट के नाम पर बाहर का दौरा करने में लगे हुए हैं। राज्य की इनको चिंता होती तो सबसे पहले राजधानी घोषित करते, भू कानून बनाते, लोकायुक्त लेके आते, 1950 का मूल निवास लेके आते। अगर इनको जरा भी राज्य की चिंता होती और इनको जरा भी ये पूर्ण बहुमत का, प्रचंड बहुमत का आप जरा कांग्रेस भी के जी, प्रति आप ये आए आप हैं, कांग्रेस समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस ये मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस हर बार ये कहती है, हर चुनाव में कहती है हमारे महंगाई, बेरोजगारी, राजधानी गैरसैंण में बनाइए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आप हर चुनाव में उठाते हैं। आखिर क्या वजह है कि इतने सालों जिस पार्टी ने केंद्र में शासन किया, यहाँ पर शासन किया, उनकी बात जनता सुन नहीं पा रही और दो चुनाव आप लोग हार जाते हैं? दिव्या जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पहली सरकार उत्तराखंड में किसकी बनी थी? किसकी पहली सरकार बनी थी? ये सारे दायित्व उस पहली सरकार के थे। ये सारे इतना अब तक 22-23 साल लगते हैं क्या? पहली सरकार ने क्या किया? ये पहली सरकार का जिम्मेदार था। आज आप कांग्रेस के ऊपर ढिगारा पड़ते हैं, पर पहली सरकार और ये कांग्रेस की नहीं थी क्या मैडम? भाजपा को 80 सरकार तो कांग्रेस की थी। उत्तराखंड क्रांति दल ने भाजपा के ऊपर विश्वास जताया। भाजपा के ऊपर इन्होंने कुछ नहीं किया। ये राजधानी, भू कानून, लोकायुक्त 1950 इनका दायित्व बनता था और ये आज भी कांग्रेस के ऊपर ढिगरा फोड़ते, अपनी नाकामियों को छुपाते। इन्होंने तब क्यों नहीं ये सब काम किए? और आज जो है कांग्रेस को सामने लेकर के अपनी नाकामियों को छुपाने पे लगे हुए, जो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। इनके पास बिल्कुल भी जनता के लिए ना समय है, ना जनता के लिए इनके हृदय में कुछ भी जरा भी दर्द है। जनता भटक जा रही। अंकिता भंडारी के माता पिता आज भी सड़कों पे हैं और ये कहते हैं कि हरे वो तो कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अरे कानूनी प्रक्रिया चल रही है, वीआईपी कौन था? आपने ध्वस्त क्यों किया उसको? उनके रिसोर्ट के ऊपर आपने क्यों अपने बुलडोजर चलाया? सारे कानून अभी नहीं बताऊं मैं आपको कानून व्यवस्था के बारे में। केपी सिंह जो मुख्य फर्जी रजिस्ट्री के जो फर्जी मास्टरमाइंड थे, उनकी मौत हो जाती है। कैसे वो जेल के अंदर मौत हो जाती है उनकी? आप जहां भी सफेद पोस्तों का नाम आने लगता है, ये वहां पे कुछ ना कुछ प्रकरण सामने आता है। तो ये तो सिर्फ अपने मंत्रियों अपने सफेद पोस्तों को बचाने में लगी है सरकार और भ्रष्टाचार चरम पर है अभी। ठीक है सुभाष झा जी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, जाहिर सी बात है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही इक्वल मौका मिला है इस प्रदेश में शासन करने का, लेकिन जहां बात आती है दायित्व बंटवारों की तो कांग्रेस के समय पे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा दायित्व हुआ करते थे और भाजपा की ये हालत है कि अभी करते हैं करके कहीं तो पहुंचे। तो आपको क्या लगता है कितना आवश्यक है? क्या ये बचत है, अभी तक बचत कर रहे थे, या फिर अब जाके उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दी हैं वो सही है? देखिए, दायित्वधारी ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक छोटे से निकाय से लेकर के दिल्ली तक हर जगह प्रतिनिधि होते हैं। वार्ड होते हैं, वार्ड आयुक्त होते हैं, पंचायत में ऐसे ही वार्ड होते हैं, मुखिया होता है, प्रधान होता है, ये है। लेकिन इस सिस्टम के बीच एक ये भी सिस्टम जो अभी दायित्वधारियों की बात है, ये भी सिस्टम बनाया हुआ कांग्रेस का ही है। जो दायित्वधारी होंगे, मुख्यमंत्री के सलाहकार होंगे, उनकी सलाहकार समितियां होंगी। और मुख्यमंत्री क्यों, बड़े बड़े मंत्रियों के सलाहकार समितियां हैं। और ये सलाहकार समितियां सिर्फ कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए, और कार्यकर्ताओं को बड़ी साफ बात हम कहें, बड़ी साफ बात, तो ये कार्यकर्ता लोगों का काम कम, पार्टी का काम, उनको खुश रखने का काम, उनको वो आराम से रह सकें, उनकी आराम तलबी के लिए ये ज्यादा होता है ये काम। ये और निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस आगे रही है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। अब रह गई बात कि कांग्रेस और भाजपा में सरकार के कल्चर में कोई चीज़ अंतर है, तो ये बहुत कम का अंतर है, वो बहुत माइनर अंतर है। वो काम के जो बेसिक लेवल है उसमें कोई अंतर नहीं है। दायित्वधारी इनके समय भी रहे हैं, दायित्वधारी इनके समय भी हैं। ये नवीन जी अभी बेशक कहेंगे कि मुख्यमंत्री बदला, सरकार तो भाजपा की ही थी, तो आपने दायित्वधारियों को फिर क्यों बदला? ये बात तो समझ में आता है कि कोई विधायक चला गया, या कोई विधायक डेथ कर गया, या कोई विधायक चुनाव हार गया, इस वजह से आपने फेर बदल किए, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन कार्यकर्ता तो आपके वही हैं। तो चूंकि मुख्यमंत्री अपने पसंद के लोगों का, संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो अपने पसंद के लोगों का, संघ के कुछ प्रिय लोगों का, ये सारे चीज ये ताना बाना बुन करके और बाकी जो क्षेत्रीय समीकरण है वो सारा देखते हुए उस लिहाज से आदमी ये तय करता है कि फिर हमारा चुनाव है, हम उसमें क्या करें, अभी चुनाव सामने है उसमें हम क्या करें। ये सारी चीजें दोनों पार्टियां करती हैं, ये डिनाई करें या वो डिनाई करें, दोनों ही गलत है।
ये बड़ी साफ बात है कि अब सबसे आदर्श स्थिति ये होती कि सरकार और मुख्यमंत्री तो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, जिसने वोट दिया उसके भी हैं, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। तो इसी तरह दायित्वधारी जो होंगे वो दायित्वधारी भाजपा के तो नहीं है जी। आप अपने कार्यकर्ता का बना रहे हैं अलग बात, लेकिन वो काम तो जनता के लिए करेंगे ना। तो ज्यादा बेहतर होगा अगर, अब मुझे लगता है कि ये आदर्श स्थिति होती, मेरी ये राय है, मेरी ये निजी राय है, वो दायित्व ये पार्टी से अलग हटके भी अगर सामाजिक कार्यकर्ता कोई अच्छा काम कर रहा है और वो है, तो मुझे लगता है कि भाजपा को इस पर विचार करना चाहिए। वो बेशक किसी पार्टी से हो या पार्टी में ना हो, तो भी अगर लगता है कि राज्य के काम के लिए इस आदमी का रहना सिस्टम में बहुत जरूरी है तो रखा जाना चाहिए। ये आदर्श स्थिति होती, लेकिन ये आदर्श स्थिति ना तो कांग्रेस करती है ना भाजपा करती है। तो चूंकि अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखना है, अगर हम तब समझते कि राज्य के लिए बड़ा जरूरी था जब ये अपने पार्टी से अलग हटके 2-4 आदमी को भी बनाए होते दर्जाधारी, जो आपके भाजपा का पार्टी का वर्कर नहीं है या संघ से जुड़ा हुआ नहीं है या भाजपा के किसी संगठन का नहीं है, तब मैं मानता कि हाँ निश्चित ये लोग गंभीर हैं उसके प्रति। लेकिन ये बड़ी सीधी सीधी बात है कि अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए ये ताना बाना है, और ये ताना बाना सारी पार्टियां करती हैं। कांग्रेस ने भी किया था, भाजपा भी अब कर रही है। बहुत दिनों से ऊहापोह इसको लेकर के चल रहा था, उठापटक चल रहा था, खींचातानी चल रहा था, ये कर रहे हैं। बागी मैं भी मानता हूं कि कोई बगावत अभी बाहर नहीं हुआ तो मान लेना पड़ेगा इनकी बात को, लेकिन बावजूद इसके इनके अंदर जो तनाव है इसको लेकर के ये पार्टी बेशक समझ रही है, और उसी को समझते हुए अब लगता है कि इस बार चुनाव में अगर इससे पहले हम ये नहीं किए तो इसका बड़ा दुखद परिणाम भाजपा के सामने आएगा, नकारात्मक परिणाम। इसलिए भाजपा ये करने जा रही है। ये पार्टी प्रवक्ता है, कैसे बोलेंगे, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग जानते हैं, इस वजह से ये सारी चीजों का ताना बाना बुना जा रहा है। बिल्कुल। अब झा साहब एक चीज और समझने वाली बात है, कांग्रेस में अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं की बात कम होती है, लीडरशिप की बात ज्यादा होती है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है अपने आप में एक लीडर होता है, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में झंडा डंडा लगाने से पोस्टर बैनर और जो है कारपेट बिछाने तक तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं। तो आपको लगता नहीं है कि कई ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो पूरा अपना जीवन सिर्फ इसी बात पे बिता देते हैं कि पार्टी के लिए हम झंडा डंडा लगा रहे, कभी तो हमें कोई ना कोई पद मिल जाएगा। तो किस किस को खुश कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए किसी पार्टी में 2 तरह के कार्यकर्ता होते हैं। एक कार्यकर्ता होते हैं जिनको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि उनको आप पद दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, वो समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम करता है। वो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आप हो, लेफ्ट हो, क्या कहते हैं कि खास करके कैडर वाली जितनी पार्टियां हैं, कैडर वाली पार्टियां मैं 2 मानता हूं, या तो लेफ्ट या राइट। लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ताओं के जब वो पॉलिटिक्स में रहता है तो उसकी अपनी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और होनी चाहिए राजनीति के लिए। वो महत्वाकांक्षाओं की टकराहट होती है। निश्चित तौर से कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रहा है, तो जो शासन में आराम तलबी की आदत हो गई है वो कांग्रेस पार्टी के जीन में शामिल हो गया है। वो आराम तलबी आज भी आपको कांग्रेस में ज्यादा दिखेगा। ये विपक्ष में इनको ज्यादा रहना पड़ा है, इन्होंने संघर्ष ज्यादा किया है भाजपा ने, तो वो आपको संघर्ष दिखेगा। लेकिन अब जबकि बहुत सारे कांग्रेस से आयातित नेता या दूसरे पार्टियों के आयातित नेता जो भाजपा में आए, वो निश्चित तौर पे वो देश की सेवा करने के लिए नहीं आए। वो पार्टी में उनको क्या स्थान मिलेगा, उनको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, उनको क्या लाभ होगा, मुझे लगता है इसका ध्यान उन्होंने ज्यादा रखा होगा। नहीं तो फिर रातों रात दिल बदल गया और रातों रात सिद्धांत बदल गया क्या कोई मसला बनता नहीं है, मेरी समझ से। ये मेरी निजी समझ है जी। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे तामझाम में जो लोग बाहर से लाए गए, सरकारों को जिनको तोड़ा गया, वो कहीं सरकार हो, कोई पार्टियां हो, तो जाहिर है कि आखिर उनको खुश रखने के लिए कोई मैकेनिज्म तो होगा। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री नए क्यों हुए, इसलिए कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कई थे पुराने, तो एक ऐसा आदमी को दे जो जिस पर कोई विवाद, कोई कंपटीशन ना हो। तो ये मैकेनिज्म है पार्टी का मैकेनिज्म कोई गलत भी नहीं है। हर पार्टी को अपनी पार्टी के लिए मैकेनिज्म करने की जरूरत है और उसको ये अधिकार है कि वो अपना मैकेनिज्म करे। लेकिन ये कहना मैं मान लूं कि ये देश के लिए, प्रदेश के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी बात है कि ये पार्टी के हित के लिए ये काम किया जा रहा है और ये करने का हक पार्टी को है, इसलिए कि उनकी सरकार है। इतनी स्वतंत्रता तो उनको होनी चाहिए और ये स्वतंत्रता के तहत वो अपना काम कर रहे हैं। इतना दिन तक नहीं किए, प्रदेश का खर्च बचाए, यही बड़ा उपकार है, हम मानते हैं। लेकिन उसका भी ये कारण नहीं था, कारण उसका दूसरा था। अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव है, बात ज्यादा खराब हो जाएगी पार्टी में अगर कार्यकर्ता बहुत नाराज चल रहे हैं। आप देखती होंगी, मैं एक ही बात पर कंक्लूड करता हूं बात को। फेसबुक में पहले एक भी भाजपा के खिलाफ लिख दीजिए तो देखिए लड़ने के लिए कितने लोग तैयार हो जाते थे। आज फेसबुक पर आप कुछ भी लिख दीजिए, साइलेंटली लोग निकल लेते हैं। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा वर्ग जो इनके लिए लड़ने के लिए तैयार था वो अब खामोश हो गया है
और थोड़ा सा मैं बात को ख़त्म कर दूं कि देखिए सुनीता जी ही आदरणीय, सुनीता जी पहले जो है आपके समय में महंगाई डाउन हुआ करती थी, भाजपा के समय महंगाई जो है वो राष्ट्रवादी हो गया है, तो इसलिए आप उस पर बहस मत कीजिए, नहीं तो हमारे नवीन जी फिर उस पर गुस्सा जाएंगे। ठीक है पिरसाली जी, यहाँ पर बात जो हो रही थी जोड़ तोड़ की राजनीति अपने जगह है। यहाँ पर जो सुभाष झा जी का एक सजेशन था कि आप जरूरी नहीं है कि आप ही के केडर से वो नेता आए, ये भी हो सकता है कि समाज के लिए जिन्होंने बेहतर काम किए हों और वो फिट बैठता है उस पोजीशन के लिए, तो आप उन्हें दे सकते हैं। दूसरी बात, आप इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि अब भी आपके पार्टी में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो एक्सपीरियंस वाइज जिनकी जनता के बीच में पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, ना उन्हें अभी तक मंत्री पद से नवाजा गया और जो पहली सूची में उनका नाम आना चाहिए था उन्हें प्रायोरिटी पर भी नहीं रखा गया, तो इसे क्या समझा जाए? देखिए, जहाँ तक बात है कि आप बोल रहे हैं कि जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको स्थान मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी करती भी है। मैं एक केंद्र सरकार का उदाहरण आपको दूं कि एस जयशंकर विदेश सचिव हुआ करते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अनुभव है और हमें विदेश मंत्री की ऐसी आवश्यकता है, तो उन्होंने उनको सीधा विदेश मंत्री बनाया। जहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता हो रही है इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी हर उस बिंदु पर विचार करके उसको ठीक करती है। अब बात रही यहाँ पर, अब दायित्व की बात क्या करते हैं। अब हमने कई लोगों को मंत्री पद दिया, अभी सुनीता जी बोल रहे थे कि हमारे कांग्रेस से काफी लोग आए और आपने मंत्री बनाया, तो कहीं ऐसा नहीं होता। अच्छे लोगों की हर जगह आवश्यकता होती है। आपके यहाँ जो छटपटाहट रही होगी आपके क्रियाकलापों से, आपकी कार्यशैली से, उससे अच्छे लोग नाराज हो गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उनकी उतनी कार्यकुशलता थी, जनता ने उनको स्वीकार किया और अब वो सरकार में भी स्थान पा रहे हैं। परिवारवाद की बात करते हैं, अपने पुत्र बेटे को पिता और पुत्र दोनों को टिकट देने का काम किया। आप इस बात को छोड़ दीजिए, यशपाल आर्य वापस आ गए तो एक आगे बाकी तो अभी 12-13 आए थे, वो तो यही है ना, एक अपवाद हो सकता है। एक नहीं, हरक सिंह भी है, कुछ लोग रिटायर भी हो जाते हैं ना सुभाष जी, कुछ लोग रिटायर भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ समय सीमा है, हमारे यहाँ उम्र की समय सीमा है, हमारे यहाँ उम्र की समय सीमा है। कुछ लोगों को लगता है कि अब यहाँ नहीं कुछ मिलेगा तो कांग्रेस के पास सुनीता जी, जिन कांग्रेसियों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने आप ही की सरकार में मंत्री रहते हुए आप ही की सरकार गिराई और दूसरी की सरकार बनाई। मैं आपके ऊपर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मौका दे दिया ये बोलने का कि आप कांग्रेस में कब आ रहे हैं, ताकि आप हमारे प्रवक्ता बनकर के भी आप हमारी भी तारीफ कर ले। ये गलत बात है, आप मुद्दों पे बात कीजिए। आप कांग्रेस के ऊपर ज्यादा बंदूक मत तानिए, आप कंधे पे रख के बात मत कीजिए। कांग्रेस को बंदूक तानने बिल्कुल कोई भी नहीं कर रहे यहाँ पर। सुनीता जी, पार्टी की कल आप कांग्रेस, कल आप बीजेपी की इतनी निंदा करते थे, आज आप बीजेपी में आ गए। ये जोड़ तोड़ की राजनीति है। मैंने कहा ना, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कांग्रेस की समझ में आएगी। ये कांग्रेस की मन और बुद्धि से ऊपर की बात है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। हमने ऐसे भी लीडर्स देखे हैं, हमने ऐसे भी नारदा तिवारी जैसे जो विकास पुरुष थे उत्तराखंड, उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। आप देख सकते हैं, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। नारदा तिवारी जी जो विकास पुरुष थे, कांग्रेस के ही थे सारे जीवन, उनको लास्ट में कांग्रेस छोड़नी पड़ी। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। शिवाजी से इस पॉइंट पर भी, इस बिंदु पर भी प्रकाश जलवाना चाहूंगा। सुनीता जी, हमने कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता भी देखे हैं जो सालों से पूरा कई दशक कांग्रेस को दे चुके हैं। सुनीता जी, जो है आप जो ले जाती है, मुझे उनको सुरक्षा मिल सके। नारदा तिवारी जी जो सारे जीवन कांग्रेस के रहे, कद्दावर नेता रहे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, आप ही के लोगों ने उनको हराया नैनीताल सीट से। लास्ट में इतने व्यथित हुए कि अपने लास्ट जीवन में उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। एक मिनट मैडम, अभी नेताओं की बात हो रही है, सुनीता जी। आप जिस बिंदु पर बात करेंगे कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के ऐसे दिग्गज नेता, सुनीता जी, जनता का ध्यान मत ठीक है सुनीता जी सुन लीजिए प्लीज मैडम, अभी नेताओं की बात। जनता का ध्यान केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, जनता का ध्यान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। सुनीता जी, जनता का ध्यान केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो मुद्दे उठाने का काम सुनीता जी विपक्ष का ही है, विपक्ष का ही मुद्दे उठाने का काम है, लेकिन यहाँ पर नेताओं की बात हो रही है। हमने कई ऐसे कांग्रेस दिग्गज देखे जिन्होंने दशकों अपनी सेवाएं दी, लेकिन अंत में आके क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। किशोर उपाध्याय सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैडम, किशोर उपाध्याय सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
कोई तिवारी जी, महत्वाकांक्षा रह गई थी। जाती है, लेकिन- वही छोड़ के जाते हैं। लेकिन नरेंद्र दल मोदी बदल कुछ की पार्टी राजनीति छोड़ सबके के सामने है मैडम। बीजेपी में आए क्या? जैसी चुनाव आता परिवारवाद है की दल बदल होता राजनीति है। को इस देश में नकार दिया, इस प्रदेश में नकार दिया। परिवारवाद की राजनीति को नकार दिया गया। सुनीता जी, असली जड़ क्या है? ठीक है। वही पार्टी को छोड़ के जाती है। परिवारवाद वरना का जो- जड़ अभी जैसा खत्म कि- नहीं हुआ जैसा है, कि वो झा हर साहब ने राजनीतिक कहा दल में कि किसी न किसी कार्यकर्ता तरह से होते, मौजूद है, नेता चाहे होते, प्रत्यक्ष जो या चाहे बिना स्वार्थ के- अप्रत्यक्ष तौर पर। बिना एक स्वार्थ परिवार की के पूजा पार्टी को के लिए कम से काम कम करते खत्म हैं। कर रहे हैं। ठीक है, वही असली ठीक है। कांग्रेसी होते हैं, वही असली भाजपा होते हैं जो बिना स्वार्थ ठीक है, के काम लेकिन करते हैं। पिरसाली जी, जिनकी पिरसाली, ठीक महत्वाकांक्षा है। होती है, ठीक वही है। पार्टी छोड़ के भागती है। ठीक है, विपक्ष की अभी बात छोड़ते हैं नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर फिर उसी बात पे आते हैं कि आप लोग जब कहते हैं हमने डंडा झंडा उठाने से लेकर बात की, आप लोगों पहले भी जब पहली लिस्ट आई थी उस वक्त भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। जो मेरा सवाल था आपने उसका जवाब नहीं दिया कि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो एक्सपीरियंस वाइज, उम्र वाइज बहुत सीनियर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना पहली सूची में उन्हें जगह मिली, ना प्रायोरिटाइज किया गया, ना मंत्री पद मिला। देखिए, उनके पास कोई ना कोई दायित्व होता है। कुछ दायित्व ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट में नहीं आते, लेकिन आधार स्तंभ होते हैं पार्टी के, संगठन के, रीढ़ होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ हैं, और वो रीढ़ दिखती नहीं है, लेकिन अंदर से उनका कितना महत्व संगठन में होता है वो हम जानते हैं, कार्यकर्ता जानते हैं, वो नेता जानते हैं, सरकार भी जानती है। उन लोगों को अगर आप उस कैटेगरी में धकेलते हैं तो ये नाइंसाफी है, क्योंकि वो हमारे पूजनीय हैं, हमारी रीढ़ है। और कहीं पर कोई ऐसा नहीं होता कि जो आप दिग्गज, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोग छन के आते हैं और अपने अपने दायित्व को करते हैं, और उनके लिए नहीं आज अरे पिरसाली जी, 10 साल की सरकार है आपकी अभी, उसमें इतना मत आप घमंड कीजिए। सर आडवाणी जी कौन है? सर आडवाणी जी कौन है? भारतीय जनता पार्टी 10 साल की सरकार है सर, और पूजनीय जनता वो भी देख रही है हैं। बिल्कुल है, आपको। आज भी पर आज बहुत कहाँ सारे है? संरक्षक हैं। बहुत आज ज्यादा कौन सा संरक्षक पद उनके है पास आपका। है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के इसलिए जो है संरक्षक ना, हैं। इसलिए जो है भारतीय जनता आप पार्टी के 10 साल की संरक्षक हैं। सरकार पे इतना सलाहकार मत चलिए आप, इतना हमारे मत संरक्षक भी चलिए। हैं, सलाहकार भी हैं। दुनिया को ठीक है। सारी पिता पार्टियों मैं को भारतीय तोड़ जनता के, पार्टी नेताओं को की। तोड़ के भाजपा पार्टी जो है नारायण तिवारी जी का क्या? पूरा राज्य पूरा सब नारायण देख तिवारी रहे जी का हैं क्या? कि भाजपा जिनको भाजपा लास्ट में सिर्फ मुझे दूसरों लगता है को बोलना जोड़ने में पड़ेगा। काम जी, करती है, प्लीज। दूसरी की पार्टियों को, झा जी, नेताओं को बोलना अपने में पड़ेगा। जोड़ने का एक काम मिनट करती है, सुनीता बाकी जी। कुछ काम नहीं करती है। झा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, राष्ट्रीय हित में। ठीक है, झा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। इनके यहाँ जो कंधार में अटैची लेकर के गए थे वाजपेयी जी के सरकार में, उस समय क्या, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, राजस्थान के इनके नेता, वो अभी कहाँ हैं? ऐसे कई लोग हैं जो, नारायण दत्त तिवारी ने पहली बात तो पार्टी छोड़ के कोई कभी जा सकता है, ये तो बड़ा मसला, मैं इसको नहीं मानता। एक बात। दूसरी बात की, जहाँ तक दो बातें, मैं चूंकि बात चली है इसलिए बोल रहा हूँ। जी किशोर उपाध्याय जी को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जी। ये बताइए कि एक प्रदेश में इससे बड़ा पद क्या होता है संगठन के लिए? हम्म तो चूंकि रातों रात वो बदल गए, तो इसमें कांग्रेस कहाँ गलत है? एक बात। दूसरी बात, उसी तरीके से जैसे इनके यहाँ तमाम, मुरली मनोहर जोशी दरकिनार कहे गए, इनके बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी दरकिनार कहे गए, इनके बड़े नेता थे। उस कैटेगरी के और भी कई लोग थे जो दरकिनार किए गए। चूंकि बात इसलिए कि बड़ी सीधी बात है कि मुख्यमंत्री को जो नेता होगा उसके पसंद के जो लोग होंगे वो सिस्टम में आएगा। उसी तरह मोदी शाह के पसंद की ये लोग नहीं थे, तो मोदी शाह की पसंद के ये लोग नहीं थे, इसलिए ये नहीं थे। बड़ी सीधी बात है। नहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी को आप राष्ट्रपति बना सकते थे। लाल कृष्ण आडवाणी को आप सम्मान के साथ, कम से कम इतना तो उनका हक बनता था। भाजपा के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। लेकिन खैर, ये भाजपा का अपना मसला है, भाजपा जाने। लेकिन आप ये कहें कि नारायण दत्त तिवारी को राज्यपाल बनाया। नारायण दत्त तिवारी ऐसे 20 साल तक, नारायण दत्त तिवारी बहुत एक काबिल नेता थे। नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे सर्वमान्य नेता थे जिनको सभी पार्टी के लोग, उनके ऊपर 25 चारित्रिक आरोप लगे होंगे, लेकिन किसी नेता ने कभी सवाल नहीं किया होगा, चाहे कोई पार्टी का रहा हो। वो सिर्फ इसका कारण यह था कि कोई नेता चला जाए, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर भी, कोई नेता चला जाए, किसी पार्टी का हो, उसका काम होना है, उसको कोई मदद चाहिए तो वो करेंगे। यही कारण था कि किसी पार्टी का कोई नेता, चूंकि उनके निजी रिश्ते बहुत मजबूत थे सबके साथ, सारे लोग उनको रेस्पेक्ट करते थे। यही कारण था। इस बार आप देखे होंगे नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि थी या जन्मदिन था अभी हाल ही में, तो सारी भाजपा के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। तो ये अपनी पर्सनालिटी होती है। वाजपेयी जी जैसे सर्वमान्य नेता थे, बेशक इनके क्या कहते हैं भाजपा में थे, लेकिन बावजूद इसके वाजपेयी जी को लोग बड़े सम्मान से इस देश में देखते हैं। ऐसे हर आदमी का अपना कुछ ना कुछ व्यक्तित्व होता है जिसको लोग इस हिसाब से देखते हैं, वो पार्टी से अलग चीज होता है। लेकिन इस बात पे एक मैं कंक्लूड कर दूं कि नारायण दत्त तिवारी ने पार्टी
अगर किसी कारण से छोड़ा, एक तो उनकी अस्वस्थता हो गई थी उस समय, वो कुछ किसी के लायक रह नहीं गए थे फिजिकली, लेकिन अगर उन्होंने छोड़ा तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो जाकर के भाजपा ज्वाइन कर लिए। आज अगर लालकृष्ण आडवाणी, मुझे लगता है, पता नहीं वो रसीद कटवाते हैं कि नहीं भाजपा के, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर लालकृष्ण आडवाणी, ऐसा तो नहीं हो गया कि कांग्रेस में चले गए, सोनिया गांधी की मीटिंग में चले गए। ये कुछ लोग जब पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं तो उनको नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये नहीं होगा कि वो दूसरी जगह चले जाएंगे। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। सुनीता जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, मैडम फिर कहेंगे कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, और जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है वो वाकई जन मुद्दे हैं और उन्हें उठाना चाहिए, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती कि खबरों में साफ तौर पर कांग्रेस के लिए भी ये टैगलाइन है कि आप अभी तक जिला कार्यकारिणी अपनी बना नहीं पाई हैं, इकलौते करण मारा सब पूरा पार्टी का झंडा लिए घूम रहे हैं, उनके साथ जो खड़े होने चाहिए वो अभी तक आप लोग अपने दायित्व का बंटवारा अब वहां पर नहीं कर पाए हैं, तो क्या कहेंगी इस पर? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि कार्यकारिणी हमारी बिल्कुल तैयार है, किसी भी समय आ सकती है, जितनी मुझे जानकारी है। और ये मैं आपसे यहाँ पे बिल्कुल राजनीति के ऊपर बात करूंगी कि इस तरह के कृत्य किसी भी पार्टी में नहीं होने चाहिए। आप जैसे अध्यक्ष बनते हैं तो कार्यकारिणी भी आ जानी चाहिए। अब ये कहाँ क्या कुछ हो रहा है, या शीर्ष नेतृत्व तो बिजी है या क्या है, इतना तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं मामूली सी प्रवक्ता हूँ, पार्टी का अपने पक्ष रखती हूँ। और ये है कार्यकारिणी बिल्कुल हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर का मामला है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इसमें जो है भागीदारी करते हैं, कब वो लिस्ट निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे। पर इतना मेरा राजनीति की बात करने चाहे वो दायित्व हो, अपनी लिस्ट का पता नहीं, दूसरे का पूछने चले गए। सुनीता जी, ये इंटरनेशनल मैटर है, इटली से बन के आएगी लिस्ट आपकी। सुनीता जी, अपनी बात पूरी करिए। इटली से बन के आएगी। मुझे बात पूरी करनी दीजिए, आप अपनी बात पूरी करें, आपके बात समझ आ गई जनता की, इसलिए मैं कहना जनता चाहती समझ हूँ, चुकी है, प्लीज अपना पता नहीं दूसरे का पूछने उनकी बात मैं कहना चाहती हूँ कि दायित्व हो चाहे कार्यकारिणी हो, दायित्व भी समय पे बढ़ जाने चाहिए और कार्यकारिणी भी समय पे आ जानी चाहिए। ये मैं राजनीति से उठकर के बात, मैं प्रशाली की तरह नहीं हूँ, खुद मान रही किसी भी तरीके से बात करूंगी, मैं बात करूंगी मैं। ठीक है, ये चाहे दायित्व हो चाहे कार्यकारिणी हो चाहे कैबिनेट विस्तार हो, ये समय पे हो जाना चाहिए ताकि जनता इसमें सफर ना करे, जनता के काम आसानी से हो, जनता को सुविधा हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, दोनों की तरफ से लैकिंग पॉइंट है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, जब मुद्दे उठाने हैं तो ये मुद्दे भी जनता के सामने आते हैं। कितनी स्ट्रांग आपकी टीम है ये भी नजर आता है जनता को, कि आप कितने स्ट्रांग तरीके से जनता के बीच में जाते हो। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और झा साहब आपसे ही शुरू करूंगी। फाइनल कमेंट में अब क्या एक्सपेक्टेशन है इस लिस्ट को लेकर? देखिए, बड़ी सीधी बात है, मुझे लगता है कि अब ये जो इसका पटाक्षेप अब हो जाना चाहिए। दायित्वधारियों को जिनको बनाना है, ये जो ऊहापोह की स्थिति पूरे, इसका असर पड़ता है प्रशासन पर, काम पर, तो ये ऊहापोह की जो स्थिति है ये खत्म हो जानी चाहिए। और जितना जल्दी भाजपा शट आउट इसको कर ले, इसको खत्म करे, कैबिनेट मिनिस्टर का रखना या दायित्वधारियों को रखना, वो भाजपा के हक में होगा और प्रदेश के हक में भी होगा। बिल्कुल। सुनीता जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट मैम। देखिए, मैं कहना चाहूंगी दिव्या जी कि मेन मुद्दों को भटका करके इस तरह की आपको अगर दायित्व बांटे हैं तो शीघ्र से शीघ्र आप बांटे। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जैसे कि यहाँ पे इसे मैं मिला, आपका कानून व्यवस्था बिल्कुल लज्जर है, उस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूर मुख्यमंत्री जी को कोई कदम उठाने चाहिए, ताकि हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के बच्चे और हमारे उत्तराखंड के लोग जो है, पहाड़ी लोग जो है, उनका जीवन सुरक्षित हो सके, वो कम से कम भय मुक्त जीवन यहाँ जी सके। तो भू कानून हो गया, लोकायुक्त हो गया, आपका 1950 का मूल निवास है, इसमें जरूर बात करें। गैर सैन्य राजनीति अति शीघ्र बनाए, क्योंकि यहाँ माफियाओं से अगर छुटकारा पाना है, चाहे भू माफिया हो चाहे खनन माफिया हो, हर तरह के माफिया जो है उनसे छुटकारा पाना है, तो आपको गैर सैन्य राजधानी का जल्दी से जल्दी निर्णय लेना होगा। बिल्कुल। प्रशाली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए। अब आपको क्या लगता है ये जो सेकंड लिस्ट आएगी वो किस तर्ज पे बनाई जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कदम जनहित और जन कल्याण में होता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी कदम ले रही है बहुत सोच समझ कर ले रही है, और जो दायित्व दिए जा रहे हैं बहुत जल्द ही आपके सामने आते जाएंगे चरणबद्ध तरीके से। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सभी को, और जनहित के कार्यों को हमेशा तरजीह दी जाएगी उत्तराखंड में। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज चर्चा हमने की कि ये जो दूसरी सूची जारी होने वाली है दायित्वों की, उसमें किस किस को जगह मिलेगी, कौन से वो नेता होंगे जिनका नाम इसमें शामिल होगा। लेकिन देखना जरूरी है, पहली लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी है, अब दूसरी लिस्ट किस तर्ज पर बनाई जाएगी? क्या सीनियरिटी होगी, क्या काम का एक्सपीरियंस होगा, या फिर कुछ और इसका रीजन होगा? बहरहाल देखना ये होगा कि क्या दिवाली से पहले लिस्ट जारी होती है या फिर ये आगे पोस्टपोन होती है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून।
सच दिखाने का।